हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर सीपीसी सेक्शन 55 to 59 and rule 37 to 40 of order 21 deals with the provision of arrest and detention. Let's see one by one. सेक्शन 55 क्या कहता है कि अरेस्ट एंड डिटेंशन. नाउ इसका सबसेक्शन 1 ये कहता है कि ये जो जजमेंट डेटर है ही मे बी अरेस्टेड एट एनी आवर, किसी भी आवर में और किसी भी डे पर इसको अरेस्ट किया जा सकता है. ठीक है, अरेस्ट एंड इसको डिटेन किया जा सकता है इन ए सिविल प्रिजन. और ये सिविल प्रिजन कौन सा होता है कि डिस्ट्रिक्ट सिविल प्रिजन में इसको यूजुअली अरेस्ट करके रखा जाता है. और अगर उस डिस्ट्रिक्ट सिविल प्रिजन में अकोमोडेशन की जो इफ़ इट डज नॉट हैव सुटेबल अकोमोडेशन फैसिलिटी देयर, देन ही मे बी डिटेन एट एनी अदर प्लेस, कि जो प्लेस स्टेट गवर्नमेंट ने बताई है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है कि यहाँ पर इन पर्सन का डिटेंशन होता है. ठीक है, तो ये जनरल रूल है कि जो पर्सन है जजमेंट डेटर है उसको डिटेन करा जा सकता है एट एनी आवर, एट एनी टाइम, एट एनी डे. ठीक है, और उसको डिस्ट्रिक्ट सिविल प्रिजन में या फिर एनी अदर प्लेस की जहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने उसको डिटेन करने के लिए बनाया गया है, तो वहाँ पर उसको अरेस्ट किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है. दिस इज़ अ जनरल रूल एंड दिस जनरल रूल हैज़ 4 एक्सेप्शंस. लेट्स सी वन बाय वन. और ये 4 एक्सेप्शन प्रोवाइज़ो के तहत दिए हैं. सो पहला प्रोवाइज़ो ये कहता है कि जो पर्सन है, जो जजमेंट डेटर है, उसको उसके ड्वेलिंग हाउस से अरेस्ट नहीं किया जा सकता आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज. ठीक है. देन सेकेंड प्रोवाइज़ो ये कहता है कि अगर वो जजमेंट डेटर घर पर ना हो, ठीक है, तो उसके घर में घुसने के लिए आप उसके दरवाजे को नहीं तोड़ सकते हैं, आप किसी भी फोर्स के साथ उस घर में नहीं जा सकते हैं. बट अगर वो पर्सन घर में ही है, ठीक है, तो आप रीज़नेबल फोर्स यूज़ कर सकते हैं. और सपोज़ उस पर्सन ने अपने आप को खुद को एक कमरे में बंद करके रखा है और जो ऑफिसर इंचार्ज है ही इज़ ऑलरेडी इन एक्सेस ऑफ दैट हाउस, तो वो उस कमरे का दरवाज़ा तोड़कर उस पर्सन की कस्टडी अपने पास ले सकता है. ठीक है. थर्ड प्रोवाइज़ो ये कहता है कि अगर उस घर में एक विमेन रहती है जो कि यूजुअली उसके कस्टम के हिसाब से पब्लिक में नहीं जाती है, तो उसे पहले इंटीमेट कर दिया जाएगा, उसे बाहर जाने के लिए कहा जाएगा, उसको थोड़ी सी जगह दी जाएगी, उसे बाहर जाने के लिए थोड़ी प्लेस और थोड़ा टाइम दिया जाएगा और उसके बाद में ही प्रोसीडिंग होगी. देन फोर्थ ये है कि जो अगर ये डिक्री जो पेमेंट ऑफ मनी के लिए है और जो जजमेंट डेटर है ही इज़ रेडी टू गिव द पेमेंट ऑफ मनी अलॉन्ग विद द कॉस्ट, देन ऑफिसर ने वो मनी लेना है, कॉस्ट लेना है और अरेस्ट को सस्पेंड करके उस पर्सन को रिलीज़ कर देना चाहिए. ठीक है. नाउ सेकेंड सब सेक्शन ऑफ दिस सेक्शन 55 सेज कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ये क्या कर सकती है, एक नोटिफिकेशन के तहत ये डिक्लेयर कर सकती है या फिर एक क्लास ऑफ पर्सन को डिक्लेयर कर सकती है कि इनकी अरेस्ट हो ही नहीं सकती. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये डेंजर और इनकन्वीनियंट हो सकते हैं टू द पब्लिक. ओके, एंड दे शाल नॉट बी लाइबल टू अरेस्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अदरवाइज दैन इन अकॉर्डेंस विद सच प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट. तो अगर पब्लिक को यहाँ पर डेंजर हो सकता है या इनकन्वीनियंस हो सकता है इन पर्सन की अरेस्ट की वजह से या फिर क्लास ऑफ पर्सन की अरेस्ट की वजह से, तो यहाँ इनकी अरेस्ट नहीं हो सकती है. ठीक है. थर्ड सबसेक्शन ये कहता है कि वेयर जजमेंट डेटर इज अरेस्टेड, ठीक है, जजमेंट डेटर को अरेस्ट किया गया है इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी है एंड ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, द कोर्ट शैल इन्फॉर्म हिम दैट ही मे अप्लाई हिमसेल्फ टू एन इंसॉल्वेंट. अब इसको कोर्ट के सामने लाया गया तो कोर्ट इसे ये इन्फॉर्म कर सकता है कि अगर वो चाहे तो खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा सकता है एंड दैट ही मे बी डिस्चार्ज्ड इफ ही हैज़ नॉट कमिटेड एनी एक्ट ऑफ बैड फेथ regarding the subject of any application and if he complies with the provision of law of insolvency for the time being in force. और law of insolvency के चलते उसकी सारी eligibility criteria भी fulfill हो जाती है, तो वो खुद को insolvent declare करा सकता है. ऐसी information कोर्ट उसे देगा अंडर subsection 3. now subsection 4 के अंडर ये लिखा है कि अगर वो पर्सन
where a judgment debtor expresses his intention to apply to be declared as an insolvent, ठीक है, वो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना चाहता है एंड ही फर्निशेस अ सिक्योरिटी टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट, और ये इसके लिए इसका टाइम पीरियड दिया गया है विद इन 1 month, एंड दैट ही विल अपीयर व्हेन कॉल्ड अपॉन इन एन प्रोसीडिंग अपॉन, ठीक है। तो वो यहाँ इस सबसेक्शन में क्या कहता है कि खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है और कुछ सिक्योरिटी कोर्ट में फर्निश कर देता है, ठीक है, और ये भी डिक्लेयर किया जाता है कि विद इन 1 month, 1 महीने के अंदर जब भी उसको बुलाया जाएगा वो हाजिर हो जाएगा, ठीक है, उस प्रोसीडिंग्स के लिए। नाउ द कोर्ट में रिलीज हिम फ्रॉम अरेस्ट एंड इफ ही फेल्स टू अप्लाई एंड टू अपीयर, द कोर्ट में ईदर डायरेक्ट द सिक्योरिटी टू बी released और commit him to the civil prison in execution of a decree। तो एक तो उसे सिक्योरिटी लेके रिलीज़ कर दिया जाएगा या फिर उसको सिविल प्रिजन में भेज दिया जाएगा, ठीक है, दोनों में से कुछ एक काम यहाँ पर कोर्ट को करना होगा, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन 55। नाउ लेट्स मूव फर्दर फॉर सेक्शन 56। सेक्शन 56 आपका ये कहता है कि कोई भी अगर विमेन है और जिसकी एग्जीक्यूशन इन पेमेंट ऑफ मनी है, किसी भी डिक्री की एग्जीक्यूशन है ऑफ द पेमेंट ऑफ मनी है, तो किसी भी विमेन को यहाँ पर अरेस्ट एंड डिटेन नहीं किया जा सकता इन सिविल प्रिजन, ठीक है। जजमेंट डेटर अगर विमेन है तो उसे अरेस्ट एंड डिटेन नहीं किया जाएगा। नाउ सेक्शन 57 ये कहता है सब्सिस्टेंस अलाउंस। अब सब्सिस्टेंस अलाउंस मतलब क्या होता है कि सब्सिस्टेंस का मतलब होता है उदर निर्वाह का भत्ता। उदर निर्वाह भत्ता मतलब क्या कि अगर स्टेट गवर्नमेंट जो भी मंथली अलाउंस फिक्स करेगी एट दैट कॉस्ट या फिर नेशनलिटी उस एरिया के हिसाब से जो भी होगा, ठीक है, तो वो जजमेंट डेटर को उस सब्सिस्टेंस अलाउंस के तहत ये पैसा मिलेगा। अब सब्सिस्टेंस अलाउंस क्यों मिलता है कि अगर उस पर्सन को आप सिविल प्रिजन में डाल देते हो, डिटेन कर देते हो फॉर ए मंथ और फॉर वाइल, तो उस पीरियड में वो ही इज़ लाइबल टू सच अलाउंसेस, टू सम अलाउंसेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कि इसका जो क्वांटम होगा, कितना अलाउंस होगा, कितने दिन के प्रतिदिन का कितना अलाउंस होगा या फिर कितने दिन का कितना अलाउंस होगा, ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है। तो ये अलाउंस उस पर्सन को मिलते हैं अंडर सेक्शन 57। देन सेक्शन 58 कहता है डिटेंशन एंड रिलीज। देखो अब ये सेक्शन क्या बात कर रहा है कि एवरी पर्सन detained in a civil prison in execution of decree shall be so detained। अब कितने समय तक इसको डिटेन करना चाहिए, ठीक है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम पीरियड, कि जिसकी वजह से मतलब कितने टाइम तक इस पर्सन को हम लोग डिटेन कर सकते हैं, ये आपको सेक्शन 58 बताता है कि डिटेंशन एंड रिलीज। तो अगर सपोज ये जो पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी है, डिक्री जो है पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी की, ये अगर एक्सीड करती है 5000 रुपीज़ को, कि मतलब 5000 की ऊपर वाली जो डिक्री है, ठीक है, इसके पेमेंट की मतलब इसका पेमेंट नहीं दिया गया है, तो उसे मैक्सिमम 3 month तक की सिविल डिटेंशन हो सकती है, ठीक है। अगर ये अमाउंट 2000 से 5000 के बीच में है तो ये मैक्सिमम जो डिटेंशन है वो 6 weeks तक का हो सकता है, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट। अब प्रोवाइजो बाद में देखते हैं, एक बार ये क्लियर कर लेते हैं कि अगर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट डिक्री गई है, डिक्री और उस डिक्री की वैल्यू 5000 से ऊपर है, तो उसे मैक्सिमम 3 month तक की सिविल डिटेंशन हो सकती है, सिविल प्रिजन हो सकता है। और अगर ये 2000 से 5000 तक की अमाउंट को लेकर है तो फिर मैक्सिमम 6 week तक मतलब 6 हफ्तों तक उसे सिविल प्रिजन करा जा सकता है। इसका ही अल्टीमेट मीनिंग ये होता है कि अगर 2000 से कम की जो डिक्री है उसके अंडर सिविल डिटेंशन नहीं हो सकता है, ठीक है, डिटेंशन नहीं कर सकते हो आप इस पर्सन को। और वही आपके सेक्शन 1A में भी बताया है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ हियर बाय डिक्लेयर दैट नो ऑर्डर फॉर द डिटेंशन ऑफ द जजमेंट डेटर इन सिविल प्रिजन in execution of a decree for the payment of money shall be made where the total amount of the decree does not exist the 2000 rupees, ठीक है।
तो अगर 2000 रुपीज़ के अंडर है या फिर नीचे है तो इसे सिविल प्रिजन में डिटेन नहीं करा सकते। देन इसका एक प्रोवाइजो है कि प्रोवाइडेड दैट ही शैल बी रिलीज फ्रॉम सच डिटेंशन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ सच पीरियड। तो अगर उस पर्सन को पीरियड ख़त्म होने से पहले भी रिलीज़ करवा सकते हैं इन 3 to 4 केसेस। और वो 4 केसेस ऐसी हैं कि जो फर्स्ट वन है कि अगर उसने पहले ही अमाउंट दे दी है, ठीक है, अलॉन्ग विद द कॉस्ट, उसने पहले ही सब कुछ चुकता कर रखा है, देन उसको हम लोग रिलीज़ कर देंगे। सेकेंड वन ये है कि अगर डिक्री ऑन द डिक्री अगेंस्ट हिम बीइंग अदरवाइज फुल्ली सेटिस्फाइड, तो अगर वो डिक्री फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाती है तो भी उसको रिलीज़ कर देंगे। थर्ड वन ये है कि जिस पर्सन ने रिक्वेस्ट की थी कोर्ट को कि इस पर्सन को डिटेन करवाया जाए, वही पर्सन अब रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसको छोड़ दीजिए, तो उसके कहने पर यहाँ पर उसको रिलीज़ करवा सकते हैं। देन फोर्थ वन है कि ऑन द ओमिशन बाय द पर्सन on whose application he has been detained to pay subsistence allowance। अब जिस पर्सन ने इसको डिटेन करने की रिक्वेस्ट की थी कोर्ट में, ठीक है, अब वो पर्सन फेल्ड है टू कंप्लाई द प्रोविज़न। कौन सी प्रोविज़न? कि उसने अगर सब्सिस्टेंस अलाउंस नहीं भरे हैं तो उस पर्सन की गलती की वजह से इसको रिलीज़ मिल सकता है। ओके, 4 कंडीशंस थी कि जिनकी वजह से उसको रिलीज़ मिल सकता है ना। इसे एक प्रोवाइज़ो है। प्रोवाइज़ो क्या कहता है कि ही शैल नॉट बी रिलीज, ही मतलब जजमेंट डेटर शैल नॉट रिलीज फ्रॉम सच डिटेंशन अंडर क्लॉज सेकेंड कौन सा था कि अगर फुल्ली सेटिस्फाइड डिग्री है तो, और या फिर थर्ड सब क्लॉज क्या था कि अगर उस पर्सन ने रिक्वेस्ट की है अगर उस पर्सन ने रिक्वेस्ट की है कि जिसकी रिक्वेस्ट पे इसको अंदर डाला है विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, तो कोर्ट जब ऑर्डर करती है मतलब कि कोर्ट की ऑर्डर इज नेसेसरी इन सब क्लॉज सेकेंड एंड थर्ड। ओके, अब सेकेंड सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 58 इज अ जजमेंट डेटर रिलीज फ्रॉम डिटेंशन अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट मियरली बाय रीजन ऑफ हिज रिलीज बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज डेट। अब ये जो पर्सन रिलीज़ हो गया है, जो सेक्शन 58 में हम लोगों ने 4 ग्राउंड बताए हैं कि अगर उसने पैसे पेमेंट कर दिया है या फिर फुल्ली पेमेंट कर दिया है या फिर डिग्री सेटिस्फाइड कर दी है या फिर जिस पर्सन ने उसको अंदर डाला अगर वही पर्सन उसको बाहर निकालने की रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर जिसने उसको अंदर डाला वो अलाउंस नहीं दे रहा है, ऐसी जो सर्कमस्टेंसेस है उन सर्कमस्टांसेस पे हम उसको रिलीज़ करवा सकते हैं। अब इसको रिलीज़ करवा दिया इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो पर्सन है वो अपनी डेब्ट से डिस्चार्ज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बट ही शैल नॉट बी लाइबल टू बी रीअरेस्टेड। एक फ़ायदा इसको ये हो रहा है कि वो रीअरेस्ट नहीं हो सकता है अंडर द डिक्री इन एग्जीक्यूशन ऑफ विच ही वॉज सो डिटेन इन सिविल प्रिजन। ठीक है, इसको फ़ायदा यही हो रहा है कि ये फिर से एक बार सिविल प्रिजन में डिटेन नहीं किया जाएगा, हाँ, लेकिन उसको डेप्ट उसका जो है वो डिस्चार्ज नहीं माना जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिटेंशन ओनली। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट सेक्शन जो है सेक्शन 59, रिलीज ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस। Now, at any time after a warrant of arrest of a judgment debtor has been issued, the court may cancel it on the ground of serious illness। तो अगर कोई भी पर्सन जजमेंट डेटर जो है अगर वो सीरियसली इल है तो इस ग्राउंड पे उसको सिविल प्रिजन में डिटेन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, and then where the judgment debtor has been arrested, the court may release him in the opinion he is not fit state of health टू बी डिटेन इन ए सिविल प्रिजन। तो अगर इसको अरेस्ट करने के बाद भी इसको रिलीज़ किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज इलनेस। तो अगर कोर्ट को ये लगता है कि ही इज़ नॉट इन ए फिट स्टेट ऑफ हेल्थ तो उसको रिलीज़ करा जा सकता है। वेयर जजमेंट डेटर हैज़ बीन कमिटेड टू द सिविल प्रिजन ही मे बी रिलीज देयर फ्रॉम। ठीक है, कि अगर जब स्टेट गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी इन्फेक्शियस और कॉन्टेजियस डिसीज़ है तो उस ग्राउंड पर स्टेट गवर्नमेंट इनको रिलीज़ करवाती है। ठीक है, सपोज़ अभी कोरोना के पैंडेमिक के टाइम पर जो प्रिजनर्स थे उनको रिलीज़ करवा दिया गया था और बाय कमिटिंग कोर्ट
or any court to which that court is subordinate on the ground of its suffering from serious illness. तो यदि वो कोर्ट या फिर उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट, कोई भी कोर्ट यहाँ पर उस पर्सन को छोड़ देगा on the ground of his on the ground of his serious illness. The judgment debtor released under this section may be rearrested. ठीक है, तो ये जो रिलीज्ड पर्सन है, जजमेंट डेटर है अंडर दिस सेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज इलनेस, ही इज़ लाइबल, he may be rearrested, but the period of his detention in civil prison shall not in aggregate exceed the period in section 58. तो मतलब कि जो एग्रीगेट पीरियड, मतलब जो पीरियड का क्राइटेरिया सेक्शन 58 में हम लोगों ने देखा है कि 5,000 से ऊपर 3 महीने तक मैक्सिमम, एंड 2,000 से लेकर 5,000 तक मैक्सिमम 6 वीक्स, और 2,000 से नीचे कोई भी सिविल प्रिजन नहीं हो सकती. तो ये क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए. ठीक है, सेक्शंस हो गए. अब हम लोग बढ़ते हैं रूल्स की तरफ. रूल 37 से लेकर 40 तक. लेट्स सी वन बाय वन. 37 क्या कहता है कि रूल 37, डिस्क्रिशनरी पावर टू परमिट जजमेंट डेटर टू शो कॉज अगेंस्ट डिटेंशन इन प्रिजन. अब ये क्या है कि अगर notwithstanding anything contained in this rule where an application is for the execution of a decree for the payment of money, ठीक है, तो अगर यहाँ पर execution for the payment of money है by the arrest and detention in the civil prison of a judgment debtor who is liable to be arrested in pursuance of the application, the court shall instead of issuing a warrant of his arrest, तो कोर्ट क्या करेगी, instead of issuing warrant of arrest उसको एक नोटिस भेज देगी, शो कॉज नोटिस, कि क्यों हम आपको अरेस्ट ना करें, क्यों हम आपको सिविल प्रिजन में ना डालें. ठीक है, अब इसका प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर नोटिस दी गई है, ठीक है, यहाँ नोटिस कोर्ट नहीं देगा. किस केस में नहीं देगा, कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो जजमेंट डेटर है वो एब्सकॉन्ड होने वाला है या फिर विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट कोर्ट को लीव करने वाला है, छोड़ के जाने वाला है. ठीक है, या तो वो एब्सकॉन्ड हो जाएगा या फिर who leaves the local limits of the jurisdiction of court. तो इस केस में कोर्ट नोटिस नहीं भेजेगा. ठीक है, और अगर नोटिस भेज दी गई है और उस नोटिस को ओबीडियंट नहीं किया है उस पर्सन ने, जजमेंट डेटर ने, और अगर डिक्री होल्डर की ये इच्छा है, एट द विश ऑफ डिक्री होल्डर, कोर्ट शैल मेक ए अरेस्ट वारंट अगेंस्ट दैट जजमेंट डेटर. ठीक है, कोर्ट क्या करेगा, एक वारंट इशू करेगा, वारंट ऑफ अरेस्ट अगेंस्ट दैट पर्सन, जजमेंट डेटर. ठीक है, अब रूल 38 की तरफ बढ़ते हैं. रूल 38 ये कहता है कि वारंट फॉर अरेस्ट टू डायरेक्ट जजमेंट डेटर टू बी ब्रॉट अप. अब जो ऑफिसर है, ऑफिसर इंचार्ज है जो कि पर्सन को अरेस्ट करने जाता है या फिर सिविल प्रिजन में डिटेन करता है. ठीक है, ऑफिसर अगर को ये कोर्ट क्या करेगा, ऑफिसर को वारंट दे देगा कि जजमेंट डेटर को ब्रॉट करके आओ, ओके, और उसको डिटेन कर लो, अनलेस एंड अनटिल कि वो अगर पेड कर देता है. अनलेस मतलब एक एक्सेप्शन है कि अगर वो पेमेंट कर देता है या फिर कॉस्ट भी दे देता है, दोनों ही दे देता है, तो उसको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. देन सेक्शन 39, सब्सिस्टेंस अलाउंस. सब्सिस्टेंस अलाउंस हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि मतलब कि जो उधर निर्वाह भत्ता. No judgment debtor shall be arrested in execution of a decree unless and until the decree holder pays into the court such sum as the judge thinks fit for the subsistence of the judgment debtor from time to time of his arrest until he is brought before the court. ठीक है, तो अब जिस टाइम से उसे अरेस्ट किया है और जिस टाइम तक, मतलब कि जब तक उसे कोर्ट में लाया जाता है, तो उसे कॉस्ट पे करना होगा, सब्सिस्टेंस अलाउंस पे करने होंगे डिक्री होल्डर को इन टू द जजमेंट डेटर. नाउ वेयर अ जजमेंट डेटर, अब जजमेंट डेटर सिविल प्रिजन में है, तो वो मंथली अलाउंसेस एज मे बी फिक्स्ड अंडर सेक्शन 57. 57 में हम लोगों ने देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट मंथली अलाउंस फिक्स कर देती है कि हाँ भाई इतना भत्ता है तो आप इतने दिन रहे हो, सो ही इज़ लाइबल टू दैट मनी फ्रॉम डिक्री होल्डर. और थर्ड सब क्लॉज ये कहता है कि मंथली अलाउंसेस पेड बाय द डिक्री होल्डर जो है या फिर अदर पर्सन जो मांग कर रहा है कि इस पर्सन को प्रिजन में डाल दिया जाए, तो जो पर्सन यहाँ पर एप्लीकेशन करता है फॉर द अरेस्ट ऑफ दैट पर्सन, तो वही यहाँ पर पैसे भरेगा. ठीक है, अब ये पेमेंट किसको करना है, तो जो फर्स्ट पेमेंट है वो कोर्ट में करना है.
और सब्सिक्वेंट जो पेमेंट है नेक्स्ट मंथ का या फिर उसके नेक्स्ट मंथ का, तो वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन है उनको करना है। और पहली तारीख से मतलब कि जो करंट मंथ है, सॉरी पहली नहीं, करंट मंथ की जो मंथ टू मंथ जिसे अरेस्ट किया जाता है उसे पहले करनी पड़ेगी। ठीक है। अब जो सम्स डिस्बर्स्ड किए हैं डिक्री होल्डर ने फॉर द सब्सिस्टेंस ऑफ द जजमेंट डेटर, ठीक है, तो अब जजमेंट डेटर को यहाँ डिक्री होल्डर ने जजमेंट डेटर को सब्सिस्टेंस करने के लिए जो पैसा खर्च किया है सिविल प्रिजन में, उसकी सब्सिस्टेंस दी है, इट शैल बी डीम्ड टू बी कॉस्ट इन द सूट, तो इसे कॉस्ट माना जाएगा। ठीक है। नाउ प्रोवाइडेड दैट द जजमेंट डेटर शैल नॉट बी डिटेन इन द सिविल प्रिजन और अरेस्टेड ऑन ग्राउंड ऑफ एनी सम सो डिस्बर्स्ड। ठीक है। ना सेक्शन 40 की तरफ बढ़ते हैं, जो लास्ट सेक्शन रूल 40 की तरफ बढ़ते हैं, जो लास्ट रूल है रिगार्डिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ पर्सन। ना प्रोसीडिंग्स ऑन अपीयरेंस ऑफ जजमेंट डेटर इन ओबीडियंस टू नोटिस और आफ्टर अरेस्ट। अब ये रूल क्या कह रहा है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। अब जब जजमेंट डेटर को कोर्ट के सामने लाया जाएगा तो the court will start to hear, okay, and show cause of opportunity will be given to the judgment debtor that why he should not be sent to the civil prison. ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और प्रोसीडिंग ऑफ हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी और कोर्ट शो कॉज अपॉर्चुनिटी देगा जजमेंट डेटर को और उससे पूछेगा कि हम लोग तुम्हें सिविल प्रिजन में क्यों ना डालें। ठीक है। एंड देन सेकेंड सब रूल कहता है कि पेंडिंग द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी अंडर सब रूल 1 द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन ऑर्डर द जजमेंट डेटर टू बी डिटेन इन द कस्टडी ऑफ एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट or release him on furnishing the security to the satisfaction of court for the appearance when required। या इसका मतलब यहाँ ये हो रहा है कि जो कोर्ट है वो ऑर्डर दे देगी टू डिटेन और रिलीज द पर्सन ऑन सिक्योरिटी। तो मतलब यहाँ पर एट द कंक्लूजन क्या निकलेगा, या कंक्लूजन में ये निकलता है कि अगर कोर्ट ये मानती है कि इस पर्सन को प्रिजन में भेजना चाहिए, डिटेन करना चाहिए, तो वो कर सकती है, डिटेंशन में भी भेज सकती है। और अगर उस कोर्ट को ये लगता है कि उस पर्सन को रिलीज़ कर देना चाहिए तो वो उस पर्सन को रिलीज़ कर देगी सिक्योरिटी लेकर। थर्ड सब रूल ये कहता है कि कोर्ट में डिटेन सच पर्सन इन सिविल प्रिजन, वही बात यहाँ पर रिपीट कर दी गई है। अपॉन द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी अंडर सब रूल 1 द कोर्ट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51, जो कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, and to the other provisions of this code make an order for the detention of the judgment debtor in civil prison and shall in the event cause to be arrested if he is not already arrested। तो अगर वो पहले से ही अरेस्ट नहीं है तो उसको अरेस्ट करने की आदेश यहाँ पर न्यायालय देगा। Provided that in order to give judgment debtor an opportunity of satisfying the decree, the court may before making the order of detention leave the judgment debtor in the custody of officer। ठीक है। तो जजमेंट डेटर को एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए यहाँ कोर्ट क्या करेगा, एक ऑफिसर की कस्टडी में उस पर्सन को उस जजमेंट डेटर को देगा फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। और ये जो पीरियड है नॉट एक्सीडिंग 15 days और रिलीज हिम on his furnishing security to the satisfaction of court for his appearance at the expiration of the specified period if the decree be not sooner satisfied। ठीक है। अब सब रूल 4 क्या कहता है कि अ जजमेंट डेटर रिलीज्ड अंडर दिस रूल मे बी री अरेस्टेड। तो अब जो जजमेंट डेटर यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया है फर्स्टली, तो उसको री अरेस्ट भी किया जा सकता है। एंड देन लास्टली ये कहता है कि व्हेन द कोर्ट डज नॉट मेक एन ऑर्डर ऑफ डिटेंशन अंडर सब रूल 3 it shall disallow the application and if the judgment debtor is under arrest direct his release। ठीक है। So this was all about the arrest and detention of the person in a civil prison under the CPC। Okay, bye bye, take care।